हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश विद संजय सर। और आपके लिए जो आपके बेनिफिट के लिए सीरीज स्टार्ट की जा रही है दैट इज स्कोर माइनिंग सीरीज। अब माइनिंग का क्या मीनिंग होता है ये तो आपको क्लियर होगा। और ये सीरीज अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है नहीं करती है, इसका फीडबैक तो केवल आप ही दे सकते हैं। और जिस टॉपिक को आज हमने लिया है बेटा वो आपके लिए है क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट्स का एक नेमेसिस है। ये एक ऐसा एनिमी है जिसको हराना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं होता। और एकेडमिक्स में जब हम अपने 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो हमने एक्चुअली इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं किया होता। और जब कंपटीशन में आता है तो हमें उन स्टूडेंट से कम्पीट करना है जो एक्चुअली पिछले 2 to 3 ईयर से जो है ऑलरेडी इस फील्ड में है। तो एक नए स्टूडेंट को एक्चुअली उन स्टूडेंट्स के बराबर लेकर आना, जो पहले से क्लोज टेस्ट से फैमिलियर हैं, क्लोज टेस्ट को काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, ये एक टीचर का काफ़ी बड़ा एक ऑब्स्टिकल, टीचर के आगे एक चैलेंज होता है इनफैक्ट ये। ठीक है, तो आप लोग मैं बहुत जल्दी बात करूंगा आपसे, मतलब मैं बहुत थ्योरी में बात नहीं करूंगा, मैं आपको वो अप्रोच सिखाऊंगा जो एक्चुअली एक स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए। हम टीचर्स कैसे इसको फॉलो करते हैं, टीचर्स क्या अपना टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, क्या टर्म्स यूज करते हैं, वो अलग चीज़ है। तो क्लोज टेस्ट को फॉलो करने के लिए जो एक बहुत ही मतलब बेसिक अप्रोच होनी चाहिए, जिससे कि हम आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले समय में क्लोज टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर हम करेंगे। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं सी वीजी, तो सी का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट, वी स्टैंड्स फॉर वोकैबुलरी एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्रामर। ठीक है, वोकैबुलरी और ग्रामर तो आपको समझ में आएगा। कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली जो हम लोगों को स्टार्टिंग में करना चाहिए दैट इज फैन को फॉलो करना चाहिए। फैन एक्चुअली हियर इज एन एक्रोनिम। फैन में एफ का मतलब जो है फॉर है, और ए का मतलब अगेंस्ट है, और एन का मतलब न्यूट्रल है। और यही तरीका हम फॉलो करेंगे जब हम आरसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहां पर कि हमें टोन डिसाइड करनी है, थीम डिसाइड करनी है। तो फैन अप्रोच एक काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच है। और मैं इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी हम किसी पैसेज को रीड करते हैं, लेट्स से वो आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, वो क्लोज टेस्ट है, वो क्रिटिकल रीजनिंग का पैसेज है, कोई भी पैसेज हो, तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि उसने ऑथर ने सब्जेक्ट क्या लिया है, सब्जेक्ट क्या लिया है, और उस सब्जेक्ट का आखिर टॉपिक क्या है। ठीक है, अब टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इसे एलेबोरेट करने के लिए मैं लेता हूँ आईपीएल का टॉपिक लिया। मैंने पढ़ना शुरू किया पैसेज को, तो मुझे पता लगा कि आईपीएल के बारे में बात कर रहा है। वाइल गोइंग थ्रू द पैसेज एट द बैक ऑफ आवर माइंड, हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऑथर जो है आईपीएल को लेकर पॉजिटिव है, फॉर है, या आईपीएल के अगेंस्ट है, नेगेटिव है, या ऑथर आईपीएल को लेकर न्यूट्रल टोन को फॉलो करता है। पॉजिटिव टोन क्या होगी कि आईपीएल से काफ़ी बेनिफिट हुआ है क्रिकेटर्स को, कई क्रिकेटर जो है नेशनल लेवल पे हमको मिले हैं। तो अगर वो ऐसे एग्जाम्पल्स कोट कर रहा है तो मतलब वो आईपीएल के फॉर है, आईपीएल के फेवर में है। और अगर वो ऐसे एग्जाम्पल्स कोट करता है कि आईपीएल के आने से काफ़ी नेगेटिव हो गया है, क्रिकेट की क्वालिटी गिर गई है, तो वो नेगेटिव है। और न्यूट्रल है बेटा, तो वो दोनों पहलू पे बात करेगा। वो मेरिट्स और डिमेरिट्स, आईपीएल के मेरिट्स पे भी बात करेगा और आईपीएल के डिमेरिट्स पे भी बात करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसी है, कहना जितना आसान है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट हम समझेंगे, और एक्चुअली ये तो थ्योरी है, हम इसको प्रैक्टिस में भी जा रहे हैं। तो मान लीजिए एक पैराग्राफ मैं लेता हूँ यहाँ पर, तो हमें ये लेना पड़ेगा कि ऑथर ने जब ये पैराग्राफ को राइट किया, जब उसने इस पैसेज को लिखा, तो आखिर उसके माइंड में क्या चल रहा था, और वो किस प्रकार के सजेशंस देता है, गवर्नमेंट को देता है, स्टूडेंट्स को देता है, अपने जो रीडर्स हैं उनको क्या सजेशंस देता है वो। तो ये सब चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे सुपरफिशियली, अगर हम इसको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आने जा रही है। तो कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट क्लियर है। अब हम आते हैं वोकैबुलरी वाले पार्ट पर। ऑफ कोर्स वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। एक्चुअली क्लोज टेस्ट जो पार्ट है वो आपकी रीडिंग को इन्वॉल्व करता है, वो आपकी वोकैब को इन्वॉल्व करता है, और वो आपकी ग्रामर को भी इन्वॉल्व करता है। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज कर रहे हैं तो केवल वहाँ पे रीडिंग और वोकैब है, वहाँ पे ग्रामर का कोई रोल नहीं है। तो इसीलिए क्लोज टेस्ट जो है थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं इसको अटेम्प्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स वोकैब अच्छा होना चाहिए, और वोकैब के साथ साथ हमें, जब हम ऑप्शंस को देख रहे हैं, तो वोकैब के डिफरेंट मीनिंग्स, जो एक वर्ड जो है कई मीनिंग्स दे सकता है। तो ऑथर ने इस पैसेज में जब इस पैसेज को लिखा तो वो किस मीनिंग को टारगेट कर रहा है, ये एज ए स्टूडेंट आपको डिसाइड करना इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होगा, बट ग्रेजुअली विद प्रैक्टिस आप इसको सीख जाएंगे। और आपका वोकैब का बेस भी जो है काफ़ी बेहतर होना चाहिए, या आपको करना पड़ेगा, ये भी आप जानेंगे।
ग्रामर की जब बात आएगी तो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया, हमारा वोकैब क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रामर की, बात करते हैं क्लोज टेस्ट के लिए, स्पेशली क्लोज टेस्ट के लिए ग्रामर के जिस एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं। ग्रामर इनफैक्ट काफ़ी बड़ा एक टॉपिक है इंग्लिश का, काफ़ी वाइड पार्ट है। इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कंजंक्शंस की। कंजंक्शन जो है एक्चुअली हमारे थॉट फ्लो को, हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको जो है बताते हैं। उसके इंडिकेटर्स होते हैं कि ऑथर अपनी टोन को किधर लेके जा रहा है। ऑथर ने, मान लीजिए मैं इधर अपने राइट पे लिखता हूँ कि अगर वो किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव है और उसने एक कंजंक्शन, कंजंक्टिव एडवर्ब है एक्चुअली, हाउएवर यूज कर दिया, तो अगर वो इधर पॉजिटिव था तो अब वो नेगेटिव बोलेगा। अगर यहाँ पे उसने बट लगा दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि इधर पॉजिटिव है तो फिर इधर नेगेटिव है। तो वाइल गोइंग थ्रू द पैसेज हमें इन कंजंक्शंस पे काफ़ी क्लोज अटेंशन पे करना होगा, बहुत पास से ध्यान देना होगा, बहुत सिंसियरली इनको देखना होगा। ठीक है, तो तीन चीज़ों को हम फॉलो करने जा रहे हैं, दैट इज CVG, कॉन्टेक्स्ट, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। और अब हम लेते हैं पहला, आप इस सीरीज का जो क्लोज टेस्ट है उसमें एक क्लोज टेस्ट लिया है, और अगर आपका फीडबैक अच्छा आता है तो आपके लिए बिलीव मी मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ला के दूंगा जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन वो बैंक पीओ में या CGL में या CDS में प्रीवियस इसके पेपर में आ चुके हैं। और हमें एज ए स्टूडेंट जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप प्रीवियस 2-3 ईयर्स के क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन एज ए टीचर मेरे पास तो SSC के इंसेप्शन से, जब से CGL स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक के सभी क्वेश्चंस हैं, और मैंने इन क्वेश्चंस का ट्रांसफॉर्मेशन, इन क्वेश्चंस में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ है, कैसे अचानक से स्कोप को नीचे कर दिया, एकदम से बढ़ा दिया, डिफिकल्टी कैसे कर दी, ये सब मेरे पास है। तो ये जो ECG आपको दिखाई पड़ रहा है ये है। और क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा, डेफिनेटली आप GS भी देख रहे हैं, आप रीजनिंग भी देख रहे हैं, मैथ्स भी देख रहे हैं, तो आई विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू दिस वर्क फॉर यू। मैं आपको उन सभी फॉर्मेट से फैमिलियर कर दूंगा। और लेट्स एज्यूम करते हैं हम लोग कि पेपर सेटर पिछले 8 साल जो पहले जो पेपर आया था उसको रिपीट करता है, उस फॉर्मेट को रिपीट करता है। तो ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल डमफाउंडेड हो, बिल्कुल एस्टोनिश्ड हो जाए, पजल्ड हो जाए कि अब क्या करना है। तो हमें कंपटीशन के लिए बहुत तैयारी करनी होगी, क्योंकि आप ही एक अकेले एस्पिरेंट नहीं है जो टारगेट कर रहे हैं इस एग्जाम को, और भी है। ठीक है, तो ये तो था हमारा मतलब थ्योरी वाला पार्ट बेटा। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो इसके लिए मैंने एक बैंक पीओ का क्लोज टेस्ट लिया हुआ है, जो SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, पुराना पेपर है, काफी पुराना पेपर है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रीड करेंगे, और आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप खुद इसको रीड करिए, और अपना जब आप प्रॉपरली इसको रीड कर ले तो जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है, जिन्होंने पहले क्लोज टेस्ट किए हैं, वो सीधे आंसर्स पे जा सकते हैं, और जो बिगनर हैं वो मेरे साथ इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। देयर इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसर्च अबाउट द फैक्टर्स दैट मेक अ कंपनी इनोवेट। बहुत सा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसर्च, बहुत रिसर्च हुई है उन फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह से कंपनी इनोवेट करती है। इनोवेट करना क्या होता है? नई नई चीज़ें बनाती है। आप सोचेंगे अगर कंपनी एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाएगी तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कंपनी जो है बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो कंपनी इनोवेट करती रहती हैं। आप आईफोन का एग्जांपल ले सकते हैं, वो नए नए सेट लेकर आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसर्च अबाउट द फैक्टर्स दैट मेक अ कंपनी इनोवेट। अगर कोई भी सेंटेंस पूरे क्लोज टेस्ट में कंप्लीट आपको पढ़ने को मिल जाता है, चाहे स्टार्टिंग में है, चाहे मिडिल में है, चाहे एंड में है, तो आप उसको जरूर पढ़िए। तो ये हमें मिला, तो ये बोलता है, तो हमें इससे कॉन्टेक्स्ट पता लगता है कि ऑथर जो है कंपनीज के जो इनोवेशन है उसके बारे में बात करेगा, और अभी आगे जाके हम इसको और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। सो इज इट पॉसिबल, तो क्या संभव है टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट टू इनोवेशन? तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक एनवायरनमेंट बनाएं जो इनोवेशन के लिए ऐसा हो? तो यहाँ पर भी हम अगर पता करें तो यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ड आने के चांसेज है। ठीक है, दिस इज अ पर्टिकुलरली, ये एक विशेष रूप से पर्टिनेंट, पर्टिनेंट क्या होता है बेटा? रिलीवेंट, प्रासंगिक, रिलेटेड टू द पॉइंट। जैसे आप जो रिलीवेंट का मतलब जानते होंगे आप, प्रासंगिक, रिलेटेड टू द पॉइंट, कनेक्टेड टू द पॉइंट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने पाया होगा कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए पर्टिनेंट है, रिलेवेंट है। तो ये एक पर्टिनेंट ये है जो आज इंडिया के लिए है। पर्टिनेंट के बाद यहाँ पर पर्टिनेंट ए आ गया, यहाँ पर ये एडवर्ब है, पर्टिकुलरली एडवर्ब हो गया, पर्टिनेंट एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पर एक नाउन आना है, और ग्रामर वाला एस्पेक्ट भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर इंडिया टुडे, मैसिव प्रॉब्लम्स इन हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा,
जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, विशाल समस्याएं हैं हेल्थ में, एजुकेशन एटसेट्रा में, बी सॉल्व यूजिंग अ कन्वेंशनल मैथ अप्रोच। तो बड़ी बड़ी समस्याएं जो है वो हेल्थ में, एजुकेशन में उनको सॉल्व मतलब सॉल्व किया जाएगा, जो भी है मतलब अभी हम जानते नहीं है ना यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, यूजिंग अ कन्वेंशनल अप्रोच। अब कन्वेंशनल क्या होता है? परंपरागत तरीके। मतलब परंपरागत तरीके मतलब जिस मान लीजिए आज कोई प्रॉब्लम करप्शन की है और इसके लिए कन्वेंशनल अप्रोच ये है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाते हैं, और दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट्स हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट 20 ईयर्स, फॉर द पास्ट 50 ईयर्स, लेकिन ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ हमारा ये। तो ये कन्वेंशनल अप्रोच है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ऑथर यहाँ पे बात कर रहा है इनोवेट करने की, नई नई चीजें लाना चाहता है, नया इनोवेशन करना चाहता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट मिलना शुरू होगा कि क्या वो कन्वेंशनल अप्रोच को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। जो ऑथर का जो हमारा तरीका है वो ये। तो मैसिव प्रॉब्लम्स, फिर से हम इसको रीड करेंगे, मैसिव प्रॉब्लम्स इन हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा बी सॉल्व्ड यूजिंग अ कन्वेंशनल अप्रोच बट क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। क्रिएटिव सॉल्यूशंस मतलब सृजनात्मक, जिसमें हम नई नई चीजें बनाते हैं, दैट कैन इंश्योर, जो सुनिश्चित करेंगे रेडिकल चेंज एंड दिस, जो रेडिकल चेंज बहुत तुरंत परिवर्तन लाएंगे और ये करेंगे। देयर आर सेवरल फैक्टर्स, कई फैक्टर्स हैं इंडिया के, इसमें ये पॉजिटिव केस में लगा हुआ है तो यहाँ पे डेफिनेटली एक नाउन आने जा रहा है। कई फैक्टर्स हैं जो भारत के इसमें हैं। फ्यू कंट्रीज हैव द रिच डाइवर्सिटी। फ्यू कंट्रीज का मतलब क्या हो गया? ऑलमोस्ट वेरी फ्यू कंट्रीज, मतलब करीब करीब ना के बराबर। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, अगर मैं लिखता हूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, अगर मैं लिखता हूँ आई हैव नो फ्रेंड्स, तो बस नो फ्रेंड्स का तो मतलब है बिल्कुल भी नहीं है। तो आई हैव, अगर मैं लिख देता हूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, कोई भी नहीं है। तो फ्यू कंट्रीज मतलब कोई भी देश, करीब 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 बहुत ही कम देश ऐसे हैं। फ्यू कंट्रीज हैव द रिच डाइवर्सिटी। रिच का मतलब यहाँ पे आप जान रहे हैं अमीर नहीं है, जो हमारी अच्छी क्वालिटी की जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। दैट इंडिया और इट्स लार्ज यंग पॉपुलेशन, जो भारत या ये तो और तो कंजंक्शन हो गया, या इसकी जो बड़ी यंग पॉपुलेशन है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपसे है बेटा, आपसे बात चल रही है, यंग पॉपुलेशन आप है। तो यहाँ पर जो है ग्रामर का पार्ट देखेंगे हम लोग, और क्योंकि फ्यू से जो है बेटा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ फ्यू से, और यहाँ पे फ्यू कंट्रीज हैव द रिच डाइवर्सिटी, और यहाँ पर आप अगर देखें फ्यू कंट्रीज के पास तो वर्ब है अभी, दैट देखें, ये दैट कंजंक्शन होगा तो यहाँ पर हमें एक वर्ब चाहिए होगी। तो ये हम अभी ऑप्शंस पे भी रिलाई करेंगे, लेकिन वाइल रीडिंग हमें एट द बैक ऑफ माइंड सारी कैलकुलेशन करनी होगी, जो भी कैलकुलेशन जरूरी है वो कैलकुलेशन हमें करनी होगी, ठीक है। वाइल दीज, जबकि ये चीज़ें जो भी हैं, जो बोल रहा है कि जो डाइवर्सिटी है, जो हमारे फैक्टर्स है, वो जो है इनोवेशन, ये चीज़ें इनोवेशन को करते हैं। पॉलिसी इंटरवेंशन सर्टेन एडिशनल स्टेप्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। हाँ ठीक है, ये चीज़ें ये करती हैं, इनोवेशन को करती हैं। पॉलिसी इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट भी जो है कुछ स्टेप्स उठाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल इंडस्ट्री के लोग ही काम करेंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कौन करता है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो पॉलिसी इंटरवेंशन सर्टेन एडिशनल स्टेप्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। दीज इंक्लूड, इसमें शामिल है इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो क्या लगा सकते हैं, पॉजिटिव वर्ड या नेगेटिव वर्ड, ये भी हमें पता करना पड़ेगा। तो इसमें शामिल है इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय यहाँ पर हमारा कुछ वर्ड है, बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, एंड द प्राइवेट सेक्टर, तो सरकार के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। इजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द एकेडमिक वर्ल्ड, इसका मतलब क्या थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। इजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द एकेडमिक वर्ल्ड। अब आप सोचिएगा आईआईटी जो है हमारे, ये आईआईटी जो है रिसर्च तो करते हैं, किसी चीज़ को लेकर रिसर्च तो कर सकते हैं, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं होती है। तो अगर हमारे कंट्री में आईआईटी मतलब एकेडमिक वर्ल्ड और इंडस्ट्री, इन दोनों में हार्मनी है, दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस है इनका, तो आईआईटी रिसर्च करे और अपनी रिसर्च को जो है इंडस्ट्री को दे दे। तो इस लाइन को जरूर पढ़िएगा, इजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द एकेडमिक वर्ल्ड टू फुलफिल एटसेट्रा, एकेडमिक वर्ड हो गए और हो गए।
टू फुलफिल इट्स प्रॉमिस ऑफ बीइंग प्रॉस्परस, संपन्न होने का वायदा पूरा करने के लिए, एंड टू बी एट द फोरफ्रंट, और सबसे आगे रहने के लिए, इंडिया मस्ट बी इनोवेटिव। आप ध्यान देखिएगा उसने जो मॉडल यूज किया है मस्ट यूज किया हुआ है, मतलब इनोवेटिव होने के अलावा हमारे पास अन्य कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑथर ने कॉन्टेक्स्ट लिया, ऑथर इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा है कि अभी जो है हमें इनोवेट करना होगा, इंडिया को इनोवेट करना होगा, और इसके लिए हमारे पास यंग पॉपुलेशन भी है और हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करेगी और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इन्वेस्ट करेगा। तो जहाँ तक कॉम्प्रिहेंशन की बात है, ये कॉम्प्रिहेंशन हमारा क्लियर होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऑप्शन पे। ये ऑप्शन देखेंगे अभी हम, ऑप्शन तो अभी हम वन बाई वन करेंगे। तो मैं लेके आता हूँ आपके पास पहला ऑप्शन जो आता है। तो जब रीड कर लिया तो एक बार थोड़ा सा 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स आप अपने आप को दीजिए और ये देखिए कि आपको ये पैसे समझ में आया। अब हमें ऑप्शन भी लगाने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैं ग्रामर के एस्पेक्ट से चलूंगा, तो क्रिएट एन एनवायरनमेंट पर तो लिया है पूरा, क्रिएट एन एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर जो पार्ट, अगर आप इसको ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा लगेगा कि अरे ये तो डिफिकल्ट ग्रामर है। मैं अभी एस्पेक्ट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपने ग्रामर को ढंग से पढ़ा हुआ है तो एक एडजेक्टिव पर जोर देने के लिए, एक एडजेक्टिव पर एक नाउन पर जोर देने के लिए अगर हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो नाउन, अगर हम कहेंगे अब बॉय के लिए एडजेक्टिव कहाँ पे आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा अ रिच बॉय, अ टॉल बॉय, आप यहाँ पे लगाएंगे सर, ठीक है। लेकिन अगर एक एडजेक्टिव के साथ में कोई प्रेपोजिशन फ्रेज लगा हुआ है, प्रेपोजिशन फ्रेज लगा हुआ है, तो हम वो उस एडजेक्टिव फ्रेज को बाद में यूज करते हैं। जैसे द बॉय रेडी फॉर एक्शन, द बॉय रेडी फॉर एक्शन, ये लिखा मैंने, ये सही होगा। हम ऐसा नहीं लिख सकते इसको, द रेडी बॉय फॉर एक्शन, ये नहीं लिखेंगे। द रेडी बॉय फॉर एक्शन जो होगा बेटा इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आप नाउन देखें तो यहाँ पर ये आया, और जो इस इन वर्ड्स में अगर हम ग्रामर की बात करें तो केवल कॉन्ड्यूसिव एडजेक्टिव है और ये एक वर्बल एडजेक्टिव हो सकता है, वर्बल एडजेक्टिव। नाउ स्टिमुलाई क्या होता है, इसका ये एक प्लूरल नंबर है बेटा ये, और इसका जो सिंगुलर नंबर है वो है स्टिमुलस, समथिंग डन या गिवन इन ऑर्डर टू एनकरेज, इसी को हम कहते हैं इंसेंटिव और इसी को हम कहते हैं इम्पिटस। तो ऑप्शन ए जो है प्लूरल नंबर में है, ऑप्शन ए और सी और ई, इनका मतलब क्या होता है, इंसेंटिव, प्रलोभन, किसी भी कार्य को अच्छा करने के लिए कोई चीज जो आपको दी जाती है। तो इम्पिटस है, सरकार ने कहा कि ठीक है भाई इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है, हम आपका टैक्स कम कर देते हैं, तो ये इंडस्ट्री को क्या देगा, ये एक इम्पिटस देगा, ये कंपनी के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव है, उस इंडस्ट्री के लिए स्टिमुलस है। तो तीन ऑप्शंस आपको समझ में आ गए, तो इनका मीनिंग क्लियर किया। लेकिन अगर मैं ग्रामेटिकली आऊँ तो मुझे फैसिलिटेट करना क्या होता है, चीज़ों को आसान कर देना, टू मेक थिंग्स ईजियर, फैसिलिटेट। तो एनवायरनमेंट जो इनोवेशन के लिए होगा, और कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल, कंड्यूसिव। तो अब इन दो ऑप्शंस में से बी या फिर डी, इन दोनों ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन को मार्क करना होगा। तो एनवायरनमेंट कैसा होगा, जो इनोवेशन के लिए सहायक हो, हेल्पफुल हो। अगर आप पढ़ाई करते हैं और दिन में घर में सब लोग बातें कर रहे हैं तो ये एनवायरनमेंट जो है पढ़ाई के लिए कंड्यूसिव नहीं है। लेकिन अगर रात में जब सब सो गए हैं और आप पढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट जो है इट इज कंड्यूसिव टू स्टडी, ठीक है। और कंड्यूसिव के साथ जो है प्रेपोजिशन टू का यूज भी किया जाता है। तो ये ग्रामर का एस्पेक्ट भी है बेटा ये, ठीक है। तो आपने देखा होगा इस ऑप्शन को हमने कैसे मार्क किया। तो पहले ऑप्शन में जो हम मार्क करने जा रहे हैं, आंसर जो आएगा कंड्यूसिव आएगा और इसको हम बी मार्क करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे तो हमारा आ चुका है कंड्यूसिव, हमने यहाँ कर लिया। दिस इज अ पर्टिकुलरली पर्टिनेंट मैंने बताया था रिलीवेंट होता है। अब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य। कंट्रोवर्सी तो निगेटिव वर्ड है, विवाद हो गया। डाउट भी निगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। इन्फ्रेंस क्या होता है, कंक्लूजन, किसी चीज का आपने निष्कर्ष निकाला है तो वो इन्फ्रेंस होता है। अब क्रिटिकल रीजनिंग में अगर आप जाएंगे तो इन्फ्रेंस और कंक्लूजन काफी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इसको यहाँ पर समझने के लिए, लैंग्वेज में समझने के लिए आप ये देखिए कि इन्फ्रेंस ही एक्चुअली कंक्लूजन होता है। तो कोई भी जो निष्कर्ष, किसी चीज को देखकर आपने उसके बारे में एक गेस लगाया, किसी चीज को देखकर गेस लगाया, तो वो इन्फ्रेंस होता है, ठीक है। तो ये तीन जो वर्ड्स हैं हमारे नहीं हो सकते। और एक क्वेश्चन है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन में जाएं अपने, तो आप पहले सेंटेंस को देखेंगे तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या ये इज इट पॉसिबल, ये क्वेश्चन है,
इज इट पॉसिबल टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू इनोवेशन? क्या ये संभव है कि हम ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जो इनोवेशन के लिए सहायक हो? ठीक है, दिस इज अ पर्टिकुलरली पर्टिनेंट क्वेश्चन। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी फॉर दिल्ली क्वेश्चन आ जाएगा। मैसिव प्रॉब्लम्स इन हेल्थ एजुकेशन एटसेट्रा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 पे जाते हैं और ये देखिएगा ये ग्रामर का एस्पेक्ट है। अब मैसिव प्रॉब्लम्स इन हेल्थ एटसेट्रा अगर हम पॉसिबली को लगाएंगे तो ये एडवर्ब है, नेवर को लगाएंगे एडवर्ब है, और हमारा ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और तो हमें यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब चाहिए होगी। तो हमारा जो आंसर बॉम्बे बी है और डी है, ये आंसर नहीं हो सकते बेटा, ये आंसर हमारे नहीं होंगे। तो अब शुड बी सॉल्व बिल्कुल ठीक हो सकता है, सॉल्व करना चाहिए। मस्ट बी सॉल्व बिल्कुल करना चाहिए। कैन नॉट बी सॉल्व। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो वो बोल क्या रहा है? कन्वेंशनल अप्रोच, और आगे क्या बोला है? बट क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। तो वो बोला है कन्वेंशनल अप्रोच से नहीं करना है हमको। तो मैसिव प्रॉब्लम जो हेल्थ एजुकेशन है, और ऑथर का जो एम्फेसिस है वो किस बात पर है? इनोवेशन को लेकर है। तो मैसिव प्रॉब्लम जो है हेल्थ एजुकेशन में कैन नॉट बी सॉल्व। तो इसमें जो लगता तो है कि शुड आना चाहिए, बड़ा एक प्रॉम्प्टिंग टेम्पटिंग ऑप्शन है, बड़ा लालच देता है, शुड आना चाहिए, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा ए होगा, कैन नॉट, क्योंकि वो जो वर्ड यूज कर रहा है वो कन्वेंशनल अप्रोच को यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो वर्ड लगाया, थर्ड को देखते हैं, फोर्थ पे चलते हैं। यहाँ पे हमने जो वर्ड लगा रखा है थर्ड में वो है कैन नॉट। ठीक है, तो मैसिव प्रॉब्लम्स इन हेल्थ एजुकेशन एटसेट्रा कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग अ कन्वेंशनल अप्रोच। बट के बाद जब आया आपके पास, अब बट के बाद जो अगर आप देखें यहाँ पे, बट क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस, तो ये दोनों तो क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो यहाँ पर भी एक फाइनाइट वर्ब आई है, तो यहाँ पर भी एक वर्ब चाहिए होगी, और वर्ब चाहिए होगी तो नेसेसरी तो बेटा एडजेक्टिव है, और नेसेसरी एडजेक्टिव है, इसको हम ग्रामेटिकली एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। अब जो यहाँ पे वर्ब आएगी अगर आप देखें तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, और नीड का और अप्लाई का और कंसीडर का जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इन तीनों के लिए सब्जेक्ट जो होगा प्लूरल होगा। और सब्जेक्ट कौन है बेटा? मैसिव प्रॉब्लम्स है। तो हम ऑप्शन ई को भी हटा सकते हैं। तो अब यहाँ पे कंसीडर करना क्या होता है? विचार करना। अप्लाई करना, किसी चीज का प्रस्ताव देना, किसी अप्लाई आपने जॉब के लिए किया होगा, जानते होंगे। और नीड मतलब आवश्यक होना। तो नीड और रिक्वायर ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ग्रामेटिकली, ऑप्शन ई जो है ग्रामेटिकली एक करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 में जाए, क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे, हम यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे। आंसर जो होगा हमारा सी होगा बेटा। ठीक है, तो अब देखिएगा ये कहाँ से आया, ये आंसर कैसे निकाला हमने इस आंसर को निकालने के लिए बट का यूज किया, बट ने यूज किया, और हमने इस चीज को देखा, कन्वेंशनल अप्रोच को देखा। ऑथर किसको सपोर्ट करता है बेटा? ऑथर इनोवेशन को सपोर्ट कर रहा है। बाद में भी बोल रहा है कि भारत को इनोवेटिव होना चाहिए, तो डेफिनेटली वो कन्वेंशनल अप्रोच से साथ नहीं जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे बढ़िया, सबसे टेम्पटिंग आंसर जो लगता है वो शुड लगता है, लेकिन आंसर जो हमारा है वो ए फॉर आगरा है बेटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, 4 भी हो गया। अब हम चलते हैं 5 पर, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस, और इसमें दैट कैन इंश्योर, जो सुनिश्चित करेगा रेडिकल चेंज एंड। अब रेडिकल चेंज बड़ा परिवर्तन लाएगा, और ये लाएगा एंड के साथ ये यहाँ पे एक लगाएगा। तो यहाँ पर भी जो वर्ड आएगा वो एक नेगेटिव वर्ड आएगा, सॉरी पॉजिटिव वर्ड आएगा, कोई रेडिकल चेंज है ना, ये पॉजिटिव चीज है, तो यहाँ पर भी जो वर्ड कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो कैओस क्या होता है? डिसऑर्डर, अव्यवस्था, डिसऑर्डर। तो ये तो बिल्कुल हम इसको कॉन्टेक्स्ट में हटा सकते हैं। अब इंक्रीज क्या होती है? बढ़ोतरी। ग्रोथ क्या होती है? प्रगति। क्वांटिटी मात्रा के लिए आता है, ये भी आप जानते होंगे क्वांटिटी। तो वो लाएगा क्या? अगर हम इनोवेशंस कर रहे हैं, अगर हम क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशंस ला रहे हैं, तो हमारे एडवांटेजेस नहीं बढ़ेंगे, हमारी ग्रोथ बढ़ेगी बेटा, ग्रोथ। तो ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हम मार्क करने जा रहे हैं वो है ई, ग्रोथ आएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें मैसिव प्रॉब्लम जो है, जो हेल्थ और एजुकेशन की है, वो कन्वेंशनल मेथड से तो सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन इनको आवश्यकता है क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन की, जो सुनिश्चित करेंगे रेडिकल चेंज और ग्रोथ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स इन इंडियाज, कई फैक्टर्स है, जो उसने आगे बोला कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन भी दिखाई पड़ रही है हमको ये, तो कई फैक्टर्स जो है, तो वहां पर जो है एक एस्टीम क्या होता है? डिग्निटी, सम्मान। तो यहाँ पर बेटा हम सम्मान की बात नहीं कर रहे हैं कि आपने किसी ने आपको ह्यूमिलेट किया है, किसी ने आपको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया, किसी ने आपको इनवाइट नहीं किया, तो ये एस्टीम की बात चल रही है, तो ये वर्ड भी यहाँ पे नहीं लगता ये। और
तारीफ की बात भी यहाँ पर नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी की और अपने जो कंट्री को जो है क्या करना चाहिए आगे आने के लिए। तो यहाँ पर ये वर्ड्स नहीं आएंगे। और लेवरेज क्या होता है? द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने की क्षमता, इन्फ्लुएंस, प्रभावित कर सकते हैं। एक इसे कह सकते हैं कि आपके पास एक एज है, एज है। अगर मान लीजिए आपके जो रिलेटिव्स हैं इस समय एक मिनिस्टर है इस समय, तो आपको थोड़ा लीवरेज रहेगा। अदरवाइज आपने कंपनी जो मशीन्स होती हैं उसमें लीवर देखा होगा, उठाने के लिए लीवर लगाते हैं, तो लीवर लगाने से क्या होता है, मशीन आसानी से लिफ्ट हो जाती है। तो उस एक्शन को भी हम कहते हैं लीवरेज। लेकिन अगर वोकैब में आएंगे, लैंग्वेज में आएंगे, तो लीवरेज का मतलब होगा द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। ये आपको प्रभावित कर सकती है, आपके पास एक लाभ की स्थिति है, एज की स्थिति है आपके पास, तो ये नहीं होगा, ये भी वर्ड नहीं होगा। और चुनौतियों के वर्ड है नहीं हमारे पास, तो कई चुनौतियां, देयर आर सेवरल फैक्टर्स इन इंडिया, इंडिया के हित में है, इंडिया के फेवर में है, इंडिया के समर्थन में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो ऑप्शन हम पिक करेंगे वो सी फॉर कैलकाटा होगा बेटा, ठीक है। नाउ 7th पे आते हैं। A few countries have the rich diversity that India or its large young population। अगर हम यहाँ पर देखें, ये ग्रामर के नजरिए से भी देखेंगे, ग्रामर का पर्सपेक्टिव भी हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे कंजंक्शन और है, तो जो वर्ब एग्री करनी है वो यंग पॉपुलेशन से एग्री करेगी बेटा, यंग पॉपुलेशन से एग्री करेगी, और वो नंबर आएगा सिंगुलर। तो यहाँ पे ब्लेस जो आपके पास दिखाई पड़ रहा है, ये तो, और ये सेंटेंस पूरा पैराग्राफ है पूरा, ये प्रेजेंट में दिया गया है, तो हम पास्ट में नहीं जाएंगे, ग्रामर के पर्सपेक्टिव से, ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट से हम इसको हटा देंगे। तो अकर होना क्या होता है? टू हैपन, घटित होना। प्रिवेल होना क्या होता है? हावी होना। टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, प्रबल होना, हावी होना। तो अगर हम कहते हैं इस एरिया में जो है इस जाति के लोग प्रिवेल करते हैं, इस कास्ट के लोग प्रिवेल करते हैं, तो दे एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर। और अगर कोई भी कम्युनिटी लार्ज नंबर में है तो वो वहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल कर सकती है, उनके फेवर में ज़्यादा होता है। तो प्रिवेल वाला वर्ड नहीं आएगा। यंग पॉपुलेशन। अब एंडाव करना क्या होता है? एंडाव कोई नेचुरल एबिलिटी होना, नेचुरल एबिलिटी प्रदान करना। जैसे नेचर ने लता मंगेशकर जी को सिंगिंग की एबिलिटी को एंडाव किया, तो ये नेचुरल एबिलिटी की बात भी हम नहीं कर रहे हैं, और घटित नहीं होता। तो यहाँ पे जो वर्ड मैंने कहा ना, वोकलरी के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को देखना भी आपका पार्ट है। एंजॉय। अब आप कहोगे सर एंजॉय इसका आंसर कैसे हो सकता है? एंजॉय का मतलब तो किसी चीज़ को एंजॉय करना, मजे लेना, उसका आनंद लेना होता है, नहीं। इंडिया एंजॉयज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी। इंडिया एंजॉयज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसका मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे सर भारत आनंद लेता है क्या बड़ी आर्मी का? नहीं लेता, भारत के पास एक बड़ी आर्मी है। तो हमारे पास क्वेश्चन को देखेंगे पूरा। फ्यू कंट्रीज हैव द रिच डाइवर्सिटी। अगर हम इंडिया का कंपैरिजन भूटान से करें, नेपाल से करें, जापान से करें, तो उन देशों के पास उतने रिच लोग नहीं है, मतलब उतने यंग लोग नहीं है, यंग नहीं है, रिच की बात नहीं कर रहा, रिच का मतलब यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल है। तो यंग पॉपुलेशन एंजॉय जो भारत के पास है, कई देशों के पास वो रिच डाइवर्सिटी नहीं है जो इंडिया या इंडिया की यंग पॉपुलेशन के पास है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको लग सकता है कि इस पे डाउट है, लेकिन यही एक तरीका है इनको सॉल्व करने का, ठीक है। तो 7 में हम बी में आते हैं 8 में आते हैं। वाइल दीज, जबकि ये सब। और यहाँ पे देखेंगे जो वर्ड आपको वोकैब भी है, प्रमोट, ये एक सिंगुलर नंबर में है, और दीज का नंबर कैसा हो गया? प्लूरल। तो हम सी को तो ग्रामेटिकली एलिमिनेट कर सकते हैं। जियोपार्डाइज करना क्या होता है? किसी चीज को खतरे में डाल देना, खतरे में डालना। टू पुट समथिंग इन डेंजर, टू पुट समथिंग या समबडी इन डेंजर, खतरे में डालना, एंडेंजर कर देना। तो और वर्ड्स भी हम ले सकते हैं इसके लिए, एंडेंजर आ सकता है बेटा। और जो वर्ड है इम्पेरल, ये भी एक वर्ब है, किसी को खतरे में डाल देना। तो अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 में आए, जबकि क्या ये चीज जो है इनोवेशन को जो है यहाँ पे एक ठीक है, इनोवेशन को क्या खतरे में डालेंगे? बिल्कुल नहीं आएगा। एंड्योर करना क्या होता है? फिजिकल प्रेशर को हैंडल करना, सहना, शारीरिक दबाव को सहना, एंड्योर करना। तो जबकि ये चीजें इनोवेशन पॉलिसी को सहेंगे नहीं, सहते नहीं है, तो एंड्योर भी नहीं आएगा। एड करना क्या होता है? अगर वर्ब की तरह ना तो हेल्प करना, और केटर करना भी होता है, हेल्प करना, केटर करना, प्रोवाइड करना, प्रदान करना। आप लोगों ने घर पे अपने केटरिंग वाले को बुलाया होगा जो शादियों में आकर खाना बनाते हैं, केटरिंग। तो केटरिंग करने क्या होता है? किसी चीज को पूरा करना, जरूरत को पूरा करना।
तो केटर के साथ जो वर्ड जब भी आएगा वो प्रीपोजिशन टू लगाया जाएगा। तो यहाँ पे टू तो है नहीं हमारे पास, तो एड में जो आंसर आने वाला है वो ए है, एड। जबकि ये लोग जो है इनोवेशन की सहायता करते हैं, क्या सहायता करते हैं, जो सेवरल फैक्टर्स हैं और जो रिच डाइवर्सिटी है, ये चीज़ें इनोवेशन की सहायता करती हैं। ठीक है, पॉलिसी इंटरवेंशन, पॉलिसी इनोवेशन, पॉलिसी इंटरवेंशन, सर्टेन एडिशनल स्टेप्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। हाँ, ये चीज़ें जो है भाई ये सही सहायता करती हैं, हमें कुछ सर्टेन एडिशनल स्टेप्स की भी आवश्यकता होगी। तो ठीक है, ये सहायता करते हैं और ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब 9 पे आते हैं। दीज इंक्लूड, इसमें शामिल है, इसमें शामिल क्या है? अब जो यहाँ पर जो इन्वेस्ट, इसमें शामिल है निवेश। अब निवेश कैसा होगा? रेस्ट्रिक्टिंग, सीमित करने वाला नहीं हो सकता, उपयोग करने वाला हो सकता है। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या होगा? बढ़ा हुआ निवेश, बढ़ा हुआ, इंक्रीज अमाउंट, ये हो सकता है। इंस्पायरिंग, प्रेरित करने वाला, तो हमारे यहाँ के जो हम बात कर रहे हैं वो डिमोटिवेटेड नहीं है, डिस्करेज नहीं है कि हमें इंस्पायरिंग लीडर्स चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट पेन आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा। एक्यूट विच इज समथिंग दैट अपीयर सडनली एंड इज वेरी सीरियस, कोई चीज़ जो अचानक से उत्पन्न होती है और बहुत गंभीर है, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक्यूट का नहीं आएगा। अगर पर्सन के लिए लगाओगे एक्यूट का, तो वेरी शार्प माइंडेड, बड़ा एक्यूट माइंड है, तो बड़ा तेज दिमाग वाला, तो वो पर्सन की बात नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो हमें कैसा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा? बढ़ा हुआ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। आंसर हो जाएगा ई फॉर इंग्लैंड। ठीक है, तो दीज इसमें शामिल है इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो वर्ड आपका हो गया बोथ ही, तो ग्रामर का पार्ट है। बोथ इज फॉलोड बाय एंड, बोथ इज फॉलोड बाय एंड, तो आगे एंड दिया गया है, तो इसमें यहाँ पर हम लोग बोथ का यूज कर देंगे। ठीक है, तो आपने क्लोज टेस्ट देखा। क्लोज टेस्ट आपको लगेगा सर आपने 30 मिनट्स लगाए, नहीं, मैंने कुछ समय आपको सिखाया कि कैसे करते हैं इस क्लोज टेस्ट को। और ये और भी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्सो का मतलब क्या होगा? भी, बाई, ऑल्सो। ऑल्सो जो आएगा इसके लिए आपको एडवर्ब में जाना पड़ेगा। ऑल्सो जो एक्चुअली कंजंक्टिव एडवर्ब की तरह आता है, तो एक फुल स्टॉप लगाया, ऑल्सो रवि कॉल्ड हरी, ऐसे करके हम इसको यूज करेंगे। तो इसको एक्चुअली समझना थोड़ा सा इस समय, क्योंकि गिवन द टाइम कंस्ट्रेंट, आप लोगों को लेंदी वीडियो समझ में पसंद नहीं आते हैं, तो टाइम कंस्ट्रेंट का भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा भी, और पार्टिसिपेटिंग नहीं। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है यहाँ पर, एंड की वजह से हम लोग बोथ को लगाएंगे। ठीक है, ये पार्ट होगा। तो इस क्लोज टेस्ट के जो आंसर्स हैं वो आपके सामने विजिबल है, आप कभी भी आ सकते हैं और इनको कभी भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आज का सेशन खत्म है। थैंक्स है। आपके सामने कुछ मैसेज होंगे, और अगर आप मुझे फीडबैक देते हैं, अपना फीडबैक आके, आपने स्कोर को तो छोड़िएगा, स्कोर अभी नहीं करना है आपको, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैसे किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं मैं किस प्रकार के टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपके कंपटीशन में थोड़ा सा मैं भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। ठीक है, तो मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, और इस उम्मीद के साथ कि आपको इस प्रकार के वीडियो चाहिए होंगे, मैं और भी विलिंग रहूँगा इन वीडियो को बनाने के लिए। इस समय के लिए आपको थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम कि आप लोगों ने समय दिया और इतने वीडियो को देखा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।